तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये सीखा कि कैसे दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। हमने उसके लिए आपको एल्गोरिदम भी बताया, हमने कुछ प्रश्न भी हल किए आपके सामने, और आप स्वयं से और भी प्रश्न हल करें, आशा है आप जरूर सीख जाएंगे। आइए एक विशेष प्रकार का प्रश्न देखते हैं। सिद्ध करें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 अथवा 4q+3 का प्रतिरूप होता है। मतलब हमें यह प्रमाणित करना है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो या तो इस रूप में होंगे या फिर इस रूप में होंगे। बच्चों, ऐसे तो अब तक आपको सम और विषम का पूर्व ज्ञान है, पर फिर भी एक बार मैं रिकॉल कराता हूं। देखिए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 4, 6, 8, इस प्रकार की संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। परंतु जो संख्याएं जैसे 3 2 से पूर्णतः विभाजित हो ही ना, अब 2 के टेबल में 3 कभी आना ही नहीं है, 5, 7 या इस प्रकार की कोई भी संख्या जिसे आप 2 से जब भाग करते हो तो वो संख्या कुछ न कुछ शेषफल देती है, मतलब उसका शेषफल शून्य नहीं होता। तो जब 2 से भाग करें, शेषफल शून्य हो जाए, मतलब संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, अन्यथा वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो हमसे ये कहा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से कि आपको ये सिद्ध करना है कि जो विषम संख्याएं हैं वो इस रूप में होती हैं। तो मैंने मान लिया कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि बात विषम पूर्णांक की हो रही थी, इसलिए मैंने a को क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, और b बराबर 4 लिया। अब आप बोलोगे सर क्यों 4 ही क्यों, 3 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, 10 क्यों नहीं लिया? बेटा प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 4 के लिए बात कर रहे हैं हम। 4q+1 मतलब भाजक कौन होगा, हमारा 4 होगा। आप अगर प्रतिरूप को ठीक से याद कर पा रहे हो तो हमने a और b में, चूंकि b भाजक होता, b को हमने 4 लिया, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इस संख्या a को किस रूप में लिख सकते हैं? तो यूक्लिड ने आपसे क्या कहा था, bq+r अर्थात 4q, क्योंकि मैंने b के बदले 4 लिया है, 4q+r का प्रतिरूप है। q भागफल और r शेषफल है, ये आपको बेहतर पता है। और r के लिए एक विशेष बात जो यूक्लिड ने अपनी प्रमेयिका में हमें बताई वो यह है कि r का मान 0 या उससे बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, परंतु भाजक अर्थात 4 से छोटा होगा। अब आप सोचिए कि इस परिस्थिति में r के मान क्या क्या हो सकते हैं। अतः r के संभावित मान, क्या क्या r का संभावित मान हो सकता है? तो आप 0 से शुरू करें, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मैं 2 तथा 3 होंगे लिखता हूं। अब आप बोलोगे क्या सर 4 नहीं, 4 से तो आपको छोटा रखना है। और आप ही सोचो ना, 4 से जब आप विभाजित कर रहे होंगे तो क्योंकि 4 से शेषफल आएगा, अगर आया भी तो 4 1 जा 4, वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो 3 तक ही हो सकते। ठीक है, यानी यहाँ 4 अलग अलग शेषफल हमारे पास उपलब्ध हैं। या तो r 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। अब इन अलग अलग मानों पे a का क्या संभावना होगा, आइए देखते हैं। हमने एक स्थिति पे विचार की, स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो। अब आप बताइए जब r 0 होगा तो a का मान क्या होगा? तो a अभी संख्या 4q+r का प्रतिरूप है। जब r के स्थान पे हम 0 डालेंगे तो a 4 होगा। अब आप एक बार जरा सोच कर देखिए, क्या ये 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल सर, 2 2 जा 4 कैंसल होगा। तो जब ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यह धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि अभी तो मैंने आपसे कहा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम और जो नहीं हो वो विषम। तो ये तो सीधा सीधा 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात ये हो गया धनात्मक समपूर्णांक। r का अगला मान क्या हो सकता है? स्थिति 2, जब r बराबर 1 हो, है ना? तो जब आप r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं r बराबर 1 लेने पर, आप यह भी कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप लिख लें,
लेने पर आपके लिए सहूलियत होगी। तो ए संख्या इस बार कैसा होगा, तो देखिए ये 4 क्यूब प्लस आर का रूप है, तो ये होगा 4 क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। अब आप जरा मुझे बताइए, क्या ये पूरी तरह से 2 से विभाजित है? नहीं सर, यह पद तो है पर यह पद नहीं है। तो अगर दोनों पद 2 से विभाजित नहीं हो, अर्थात यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो ये 4 क्यूब प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब एक तीसरी स्थिति होगी, स्थिति 3 r बराबर 2 लेने पर। हमने r0 ले लिया, हमने r1 ले लिया, अब हम r का मान 2 ले रहे हैं। a क्या आएगा? 4 क्यूब प्लस 2। अब आप जरा बताइए, क्या ये 2 से विभाजित है? सर ये पद तो है और ये भी पद है, दोनों पद 2 से विभाजित है, अर्थात ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा ना। तो ऐसी स्थिति में फिर से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक। क्या हमने r के सारे मान ले लिए? नहीं, r का एक और मान बचा है और वो होगी हमारी स्थिति 4। स्थिति 4 r बराबर 3 लेने पर। अब जब हम r का मान 3 लेंगे तो a हमारा क्या होगा? 4 क्यूब प्लस 3। अब आप जरा सोचिए, क्या ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 4 तो सर हो रहा, ये पद तो हो रहा, पर ये पद फिर से विभाजित नहीं हो रहा, अर्थात ये पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित नहीं है, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो हो जाता है विषम पूर्णांक। तो यह हो जाएगा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि आप यह सिद्ध करो कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 अथवा 4 क्यूब प्लस 3 का प्रतिरूप है। अब देखिए कहाँ कहाँ आपको विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ, तो सर एक यहाँ हुआ है और दूसरा यहाँ हुआ है, और बाकी के 2 स्थिति में सम हुआ है। हमें सम पूर्णांक से मतलब नहीं है, प्रश्न के हिसाब से हमें मतलब विषम पूर्णांक से है। तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां पे आया 4 क्यूब प्लस 1, अथवा यहां प्राप्त हुआ है 4 क्यूब प्लस 3। तो या तो 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 का प्रतिरूप होगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक विषम पूर्णांक को अगर 4 से विभाजित करें तो हम कह सकते हैं कि जब शेषफल 1 प्राप्त हो या 3 प्राप्त हो तभी वह संख्या विषम होगी, अन्यथा नहीं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न हम देखेंगे चीज़ों को अच्छे से बेहतर समझने के लिए। तो छात्रों, हमने अभी एक प्रश्न देखा था, आइए उसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न देखें और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। अभी हमारे सामने प्रश्न है, सिद्ध करें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए पिछले प्रश्न में हमने धनात्मक विषम पूर्णांक की चर्चा की थी, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की नहीं, उसके वर्ग की। वर्ग तो आप समझते ही हैं, किसी नंबर को, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। जैसे 2 गुना 2 कर लिया तो ये हो गया 2 का वर्ग 4, 5 गुना 5 कर लिया, ये हो गया 5 का वर्ग 25। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो प्राप्त हो रहा वह हमारा वर्ग है, और हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m अथवा 3m प्लस 1 का प्रतिरूप होगा। तो आइए फिर से हम उसी पैमाने पे प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए पिछली बार हमने a को धनात्मक विषम पूर्णांक मांगा था, क्योंकि मांग थी प्रश्न की कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक के संबंध में आप बताएं, लेकिन इस बार हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात करनी है। b बराबर 3 लेकर, अब हमने b का मान 3 क्यों लिया है, आपको प्रश्न देख के अब समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न के हिसाब से किसे भाजक रखना है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a क्या होगा 3q प्लस r, यही तो यूक्लिड ने कहा है, bq प्लस r का प्रतिरूप होगा और r 0 से बड़ा या उसके बराबर मगर भाजक से छोटा। अब आप सोचिए r के संभावित मान क्या होंगे, r के संभावित मान 0 होगा बिल्कुल, 1 होगा हाँ, तथा 2, क्योंकि हम 3 से तो छोटा ही रखना है, यानी इस बार r के कुल कितने मान हो सकते हैं 3। तो 3 अलग अलग स्थितियां होगी और हम सब पे बारी बारी से बात करेंगे। स्थिति 1, r बराबर 1 लेने पर, सॉरी पहले 0 ले लो भैया, हाँ r बराबर 0 लेने पर, ठीक है। अब r का मान जब 0 लेंगे तो a क्या आएगा, तो 3q प्लस r, यानी ये होगा 3q प्लस 0 करने का तो कोई मतलब नहीं है। पर हमसे प्रश्न में बात क्या की जा रही है, वर्ग की, आप देख पा रहे होंगे। तो हमें सिर्फ a से तो काम अब चलने वाला नहीं है, हमें क्या करना होगा, a का स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है ना। तो a का वर्ग अर्थात 3q का वर्ग करेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बताइए क्या इस 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 3 3 जा 9 होता है। और इस 3q स्क्वायर को हम एक दूसरी संख्या m के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम यहां बताएंगे कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे लिखा। अब आप बोलोगे कि सर 3q स्क्वायर को आपने m क्यों, देखिए यहां बस ये बताया जा रहा कि 3 से विभाजित करने पे कोई भागफल प्राप्त हो, तो भागफल इतना बड़ा ना हो, इसलिए हमने एक दूसरे संख्या से निरूपित किया। तो आप सोच रहे होंगे सर m ही क्यों, n क्यों नहीं, o क्यों नहीं, आप ले सकते हैं, गणित में हम अचर को कर सकते हैं निरूपित, परंतु प्रश्न में जब m कहा गया है तो हमने उसका ख्याल रखते हुए यहां भी इसे m के रूप में चुना है, ठीक है। अब आइए हम एक दूसरी स्थिति पे बात करें, क्योंकि r के 3 अलग अलग संभावित मान हैं। स्थिति 2, और इस स्थिति में r बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। 1 लेने पर a का मान क्या होगा, तो 3q प्लस r में आप देखेंगे तो यह हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्रतिरूप में आ गया। आपको सूत्र पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर से 3q का स्क्वायर क्या होगा, यह हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ आप गुना करें, 3 2 जा 6, 1 जा 6, और ये q, और यहाँ होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। अब आप बच्चों एक चीज़ ध्यान दें, इन दोनों पदों में क्या हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि 9 में भी 3 है और 6 में भी। तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा ना, देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, बाकी चीज़ें अंदर हैं, और प्लस 1। और फिर से इस वाले पद को हम क्या लिख देंगे, m। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3 को स्क्वायर को m लिख दिया था, फिर यहाँ इसको आप m कैसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये एक अलग स्थिति थी, इस स्थिति की बातें इस स्थिति में नहीं लागू होती हैं, इसलिए तो हमने इन्हें अलग अलग लिया है। तो ये बात इस स्थिति की हो रही, फिर तो आप ऐसे भी सोचते कि a को 3q लिया तो यहाँ a को 3q प्लस 1 क्यों लिया, परिस्थितियाँ बदली हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। अब यहाँ हम यह जरूर बता देंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m लिया गया है, तो क्या हमने r की सारी मानों को ले लिया, बिल्कुल नहीं, अभी एक मान बचा हुआ है, वो होगी हमारी तीसरी स्थिति, स्थिति 3, r बराबर 2 लेने पर। जी हाँ, जब हम r 2 लेंगे तो संख्या a क्या होगा, सर ये 3q प्लस 2 का प्रतिरूप होगा, यही ना।